जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग लूसेंट के जो है 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और जो है आज नए सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ नई बातें। तो जिन लोगों ने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर पूरी जो लूसेंट है वो पूरी ग्राफिक जो ग्राफ मेथड है, ग्राफ मेथड के थ्रू मिलने वाली है। इसमें कोई भी चीज़ A to Z एग्ज़ाम में ही पूछी, जितनी भी चीज़ें आज तक पूछी गई हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम और रिलेवेंट जो चीज़ें हैं उनको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, लूसेंट की सारी अदर चीज़ों को नहीं। पहले हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, उसके बाद पूरी लूसेंट को बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे, वो भी आपके बहुत बेहतरीन लहजे में। अगर आप पढ़ने के लिए आप रेडी हो तो फिर मैं शुरू करूं। जो लूसेंट है, लूसेंट की हिस्ट्री की क्लास आरंभ है और आपका जो यूनिट लूसेंट की यूनिट है वो सेकंड है। और सेकंड यूनिट में आपके बारे में दिया है प्रागैतिहासिक काल। अगर हम इसको थोड़ा सा बेस बना लें, प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसके अंतर्गत 3 जो है काल आते हैं। 3 स्टेप में इसको हम समझेंगे। जो आज यूनिट है इस वाले की है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड या इरा। प्रागैतिहासिक युग या इरा युग भी कह सकते हो। आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, इसको कहते हैं प्रेटो हिस्टोरिक एरा। अगर हम इसको समझने की तो हिस्टोरिक एरा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? हिस्टोरिक एरा के बारे में समझने की बात करेंगे। हम लोग बहुत प्यार से आगे बढ़ेंगे और इसका जो है सन भी लिखने की कोशिश करेंगे कि ये 35,000 BC से ये 2500 BC के बीच की जो काल रहा ये प्रागैतिहासिक काल रहा। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो 2500 BC से, ये 2500 BC से 1500 BC के बीच की बात है। अगर हम 1500 BC से 650 AD के बीच की बात करें, 1500 BC से 650 AD की बात करें, आप लोगों को बड़े प्यार से ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ वाइट बोर्ड पे आपको समझ में आ रही है, क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इसी पे समझना है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड भी होगा। तो अगर हम इस प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसमें जो है हमारे में हमको लिखित साक्ष्य जो हैं वो नहीं मिले। और आद्य जो ऐतिहासिक काल है उसमें जो है हमको जो लिखित साक्ष्य मिले, क्या मिले? रिटन में, यहाँ लिखित में, यहाँ जो साक्ष्य मिले, साक्ष्य तो मिले, साक्ष्य मिल गई, लेकिन सबसे अहम बात जो थी उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो क्या मतलब है? लिखे और पढ़ ना पाया तो क्या मतलब है? अगर ऐतिहासिक की बात की जाए तो इसमें
लिखित साक्ष्य मिले भी और पढ़े भी गए। क्या मज़े की बात है भाई। और ये जो हिस्टोरिक इरा है भाई, बताते हैं पहले यहाँ से, चलो इसको बता ही देते हैं। इसमें अगर हम बात करें, अगर लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो इस हम काल को, प्रागैतिहासिक को पाषाण काल भी कहा। मतलब क्या कह सकते हैं, इसको हमने पत्थर के प्रयोग के आधार पर समझा, इसलिए पाषाण काल कहा। क्या पत्थर का प्रयोग, पत्थर के प्रयोग के आधार पर जानकारी मिली, इसी कारण इसे हम पाषाण काल कहते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरी पूरी उम्मीद है आपके साथ। तो इसको हम पाषाण काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो है पत्थरों के आधार पर जानकारी मिली। अच्छा, इम्मा का रहा है। इसके अंतर्गत जो हमने देखा, क्या देखा कि इसके अंतर्गत दो सभ्यताएं जो हमने महत्वपूर्ण हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरी जो है, इसी का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये इसी का यहाँ पाया जाने वाला स्थान था। अच्छा, ये जो हमारा हिस्टोरिक काल है, ऐतिहासिक काल जो है, ये समाप्त कब हुआ? ये 647 ईस्वी के करीब की बात है, जब हर्षवर्धन की जो मृत्यु हो गई। कब? 647 ईस्वी के बाद जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, तब ये सदी खत्म हो गई। और अब हम इस जो ए वाले पार्ट को है, इसके बारे में थोड़ा प्यार से डिस्कस करेंगे, इसको सी से डिस्कस कर लेंगे। अब हम इसके बारे में डिटेल करेंगे और इसको हम उठाएंगे, इसका नाम देंगे प्रागैतिहासिक। थोड़ी बहुत अगर कहीं एरर होती है तो उसको माफ़ करिएगा, क्योंकि पढ़ाते समय दिमाग ज़्यादा फोकस होता है किसी टॉपिक पे और ध्यान लिखने में मान लिया कुछ और हो जाए तो माफ़ करिएगा। प्रागैतिहासिक काल। अगर हम इसको डिटेल में और समझते हैं, या कहो तो स्पेस ले ले भाई, हमको नहीं लग रहा आ जाएगा, थोड़ा सा देख लें स्पेस ठीक है या फिर इसी तरह पढ़ाएं। ब्राइटनेस आ जाएगी, चलो आ जाएगी, फिर देखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक बात रही हमारी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, और ये जो हमारे 3 काल होंगे, इसको हम दूसरा नाम भी दे दिए थे, पाषाण काल नाम भी दे दिए। और इस मार्कर एक दूसरे कलर का होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ध्यान नहीं रहता। इसका नाम है पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। और तीसरा है आपका, तीसरा क्या है बताओ भाई? नवपाषाण काल। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, पूरा पाषाण काल के बारे में अगर हमको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली, तो इस जो काल में जो लोग थे वो कैसे थे बताइए भाई। इस काल के जो लोग थे वो जो है शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते। जो इस समय के मानव जो लोग थे, जो भी अपना प्राणी रहे होंगे, वो अपना जो शिकार है वो शिकार करके अपना खाना बदोश जीवन जी रहे थे। कैसे लोग थे? शिकारी लोग थे। कैसे? शिकारी लोग थे।
और शिकार करके अपना खाना बदोश वाला जीवन जी रहे थे। इसी काल में ही उन्होंने, बड़ा शैतान टाइप के होंगे और कहीं घूमते जा रहे होंगे पत्थरों के साथ खेलते खेलते, और पत्थर जब एक में टकराए होंगे तो वहाँ से चिंगारी उड़ी होगी, या कोई और चीज़ डाल वाल किसी पेड़ को लटक रहे होंगे तो वो चिंगारी उठी होगी, और जब वो लटकते समय चिंगारी को उन्होंने देखा और आग लग गई होगी, तो वहाँ से उन्होंने खोज की। किसकी बाबू? उसकी खोज की थी, वो आग की खोज की। अब शिकार करके खूब जानवरों को तो खा रहे थे, खाना बदोश जीवन जी रहे थे, लेकिन कितना जानवर खाएंगे? जब जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तब कुछ दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। तो ये हम ट्रिक बता रहे हैं, मतलब आपको याद करने के तरीके के लिए बता रहे हैं। अगर हम इसको हम मिटा ही देते, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आया तक आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, अब बात करेंगे, मज़ा आएगा। पढ़ने का सिलसिला अब शुरू होगा, अब महफिल जमेगी। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें मनुष्य ने क्या करना सीख लिया? पशुपालन करना सीख लिया। और मनुष्य का सबसे प्यारा क्यूट बेबी क्या रहता है ना, जो आप लोग गिफ्ट करते हो अपने दोस्तों को प्यारे से, तो क्या करते हो? पशुपालन के लिए क्या गिफ्ट करते हो? कुत्ता। पालतू जो जानवर था, सबसे पहला पालतू जानवर, ये क्या था? कुत्ता था। ये क्या था? कुत्ता था। और इस चीज़ का जो हमारा प्रमाण है, ये इस चीज़ का प्रमाण जो होता है, ये आदमगढ़ से, एमपी के आदमगढ़ से मिलता है। एमपी के आदमगढ़ से इसके प्रमाण मिलते हैं। इसको हम और डिटेल कर लेते हैं। अगर हम मध्य पाषाण काल की ही बात करें तो मध्य पाषाण काल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पत्थर से औजार, सब प्राचीन हथियार बनाना सीख लिए थे। मतलब औजार बनाने की जो कला थी, औजार बनाने की कला की जानकारी किसने दी? सर्वप्रथम किसने दी? रॉबर्ट ब्रूस ने बताया। किसने? रॉबर्ट ब्रूस ने बताया कि जो मध्य पाषाण काल के लोग हैं, ये भैया औजार बनाना सीख लिए हैं। सीख लिए थे, मतलब सीख लिए नहीं हैं, सीख लिए थे। अगर दूसरी इनकी जो है हम बात करें तो दूसरी, सबसे पहले औजार में इनका वही मिला था, कुल्हाड़ी वगैरह शायद। दूसरी अगर बात करें औजार के बाद, इन्होंने चित्रकला की भी जानकारी है। और ये जानकारी हमें भीमबेटका की गुफा जो कि एमपी है, वहाँ पर मिलती है। अब हम चलेबा अगले काल में, यहाँ नवपाषाण काल में समझाओ खूब अच्छे से ने। लूसेंट को समझो खूब अच्छे तरीके से नवपाषाण काल के। अगर हम नवपाषाण काल को समझने की कोशिश करें तो नवपाषाण काल में जब आदमी क्या किया, थोड़ा सा और मॉडर्न हो गया, थोड़ा सा और अपने आप में विकास कर लिया, तो उसने क्या देखा कि अब केवल कच्चा ये मांस से ही काम नहीं चलेगा। अब इसने जो है कृषि करना भी आरंभ कर दिया। और हमने देखो एक चीज़ मेंशन नहीं की है, थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए। थोड़ा सा मैं यहीं पे अगर कहूँ तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा कि टाइम पीरियड क्या है। 35,000 BC से इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC, और इसका टाइम है 10,000 से 5,000 BC, और इसका टाइम पीरियड है 5,000 से, और अगली सभ्यता 2500 तक चलती है, आधी BC। अब हम आते हैं, जब भैया यो कृषि करना सीख ही ली तो क्या करेगा? कृषि करना इसने सीखा, कृषि करे
अब ये क्या करेगा कि फसलों को भाई कृषि करे, अनाज पैदा करे। ये क्या किया, सोचा कि किसी दूसरे के वहाँ ले जाना है, तो साथ में जो है आविष्कार कर ली इस पहिया क्या भी, पहिया का भी आविष्कार कर लिया। और पहिया के आविष्कारों के साथ साथ इसने जो फसलें उगाई थी, ये फसल उगाई थी गेहूं और जौ की। लिख लो चाहे समझ लो, राटकर जो है उजेला पड़ रहा होगा। गेहूं और जौ के जो साक्ष्य हैं ये पाकिस्तान के जो सॉरी बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में। अगर हम आगे कहें कि चावल के साक्ष्य हमारे कहाँ से मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य हमारे जो है यूपी से मिले हैं, कोल्डिहवा से यूपी के कोल्डिहवा से मिले हैं। यूपी के लिख लो चाहे कोल्डिहवा से मिले हैं। अब इसी में हम आगे थोड़ा सा, ये रही ये तीनों कालों की बात। आद्य ऐतिहासिक कालों में अगर हम समझें, आद्य ऐतिहासिक काल में ही क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्या है तांबे की खोज कर ली। दूसरी बात, सबसे औजार जो था वो कौन सा था? कुल्हाड़ी था। और जो इस काल से ही मानव के जो हमारे अवशेष मिलते हैं, पाषाणकालीन मनुष्य के जो प्राचीनतम साक्ष्य, वो नदी नर्मदा नदी की घाटी है। तो यहाँ तक आपका ये सिलसिला हुआ ख़त्म। और अब हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3, क्योंकि एक दिन की क्लास शायद कुछ गैप हुई है, तो आज मैं इसको यूनिट 3 और यूनिट नेक्स्ट को करने की कोशिश करूँगा। तो लूसेंट ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो कभी हमें उम्मीद है कि आप भूलोगे नहीं। और सिंधु घाटी सभ्यता यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 है सिंधु घाटी। ये प्राग ऐतिहासिक काल के बीच की जानकारी है, 2500 से बताइए 1500 बीसी के बीच की सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छा इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों था? सिंधु घाटी इसलिए नाम था क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी सभ्यता, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और इसकी जो लिपि थी वो लिपि हमारी थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये किस लिपि में लिखे गया? लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। और ये लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। इसका जो टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच का टाइम पीरियड हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से भी जाना जाता है। बहुत फेमस स्थान था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। और हड़प्पा जो प्लेस है, ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा आपका पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। मोंटगोमरी जिले में पड़ता है।
दूसरा अगर पॉइंट अगर ये कहने की कोशिश करें कि हड़प्पा जो सभ्यता थी ये रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। अब हम इसके थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी उसके बारे में क्या हम जानेंगे। सिंधु सभ्यता जो थी विश्व की बहुत सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता के साथ साथ सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे पाई जाती है। और दूसरी चीज़ है कि इस सभ्यता में जो है कांसे का आविष्कार होने के कारण से, तो हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल करने की लिख के कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता हम जानने सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। दूसरी अगर हम पॉइंट समझने की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। और दूसरा इस सभ्यता की ही देन है। इस सभ्यता में ही कांसे का खोज हुआ। कांसा जिसको कहते हैं कां मतलब कापर, सा मतलब एसएन, हमने तो ऐसे याद किया था। कॉपर और एसएन का जो मिश्र धातु होती है उसको कांसा कहता है। कांसा सभ्यता में ही कांसा धातु की खोज हुई और खोज होने के कारण ये खोज होने के कारण ही इसे क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। इसको बाबू कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो है आपके कांसा धातु खोजी गई। आगे हम पढ़ने का सिलसिला अगर देखते हैं, जारी करते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि इस सभ्यता की जो है खोज किसने की थी। हम एक चीज़ और देखेंगे, इसको लिपि भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, पॉइंट नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जुड़वा राजधानी किसने कहा। जुड़वा जो है जुड़वा राजधानी किसने कहा, पिंगट ने कहा। पिंगट ने कहा। इसी से ही मिट्टी के हल के साक्ष्य, इसको नहीं, ये पॉइंट मिसलीड कर देगा, इसको साइड में लिख लेंगे। चलो इसको लास्ट में लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो इसकी खास बात क्या है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने बाबू 1922 में करने की कोशिश की। और हड़प्पा सभ्यता, और ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित थी।
दूसरी अगर हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो ये जो है 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की और ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित थी, रावी नदी पर स्थित थी। अब हम अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हल थे, हल के जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल के जो साक्ष्य हैं वो पाए गए और वो साक्ष्य वनमाली नामक जो है एक जो है जगह से मिले। मिट्टी के हल के साक्ष्य, मिट्टी के हल के साक्ष्य वनमाली से मिले। वनमाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम कहो तो इसको इरेज करके और फिर आगे बढ़े ताकि अच्छा प्यारा प्यारा आप नोट्स भी बना सके और हम इसको मिटा देंगे पूर्णतया। अब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, हम बताते भी रहेंगे मिटाते भी रहेंगे। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो शासन था वो माताओं का था। ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे या जानेंगे। सभ्यता, पहली बात ये सभ्यता नागरी थी, नगरीय सभ्यता थी। अगर दूसरी बात करें तो ये मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, मतलब नगरन में, शहरन सही से जोड़ लो कि शहरों में अभी क्या माँ लोगों का मतलब जो है माताओं का शासन चलता है और जो गांव में अभी भी पिताजी लोगों का शासन चलता है। तो ऐसे याद करिए, तो मात्र सत्तात्मक बात थी। और जो इस सभ्यता के लोग थे उन्होंने मिठास, हम लोग चीनी यूज़ करते हैं, अब वो लोग प्योर चीज़ यूज़ करते थे। बताओ भाई क्या चीज़? मिठास के लिए उन्होंने शहद का इस्तेमाल किया। आगे हम अगर पढ़ने समझने की बात को आगे बढ़ाएं तो आगे क्या कहता है, ये सभ्यता जो थी ग्रिड पद्धति में, इनके जो निवासी थे वो भूमध्य के जो है द्रविड़ व भूमध्य सागरीय निवासी थे। इनके जो निवासी थे, निवासी कहाँ थे? निवासी जो थे वो कहाँ के थे? भूमध्य या फिर द्रविड़ सागरीय, द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरीय लोग थे। आगे हम थोड़ा सा बात और करेंगे कि इनके जो घर थे वो घर जो है ग्रिड पद्धति से बने थे। ठीक, ये रही लूसेंट की अपनी इम्पोर्टेंट बात। आगे जो हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो दजला और नजला फरात नदी के किनारे जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, और उसको जो दजला और फरात है, दजला और फरात को हम लोग आज प्रेजेंट टाइम में किस नामों से जानते हैं? वो नाम है आपके टिग्रिस व यूक्रेटस के नाम से जानते हैं। नदियों के किनारे जो सभ्यता पाई गई वही है। तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। मेलहू शब्द सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक शब्द है, मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी
सभ्यता के लिए मेलहू शब्द यूज हुआ। मेलहू किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए शब्द यूज हुआ। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। मेलहू ये सभ्यता, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए वर्ड यूज हुआ। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये दजला और फरात नदियों के किनारे, दजला और फरात नदियों के किनारे सभ्यता बसी थी। इसका जो आधुनिक वर्तमान में जो नाम है, वर्तमान नाम क्या है? टिग्रिस व यूफ्रेटस। टिग्रिस या यूफ्रेटस इन नामों से जाना गया। ये रही समझने और समझाने की बात यहाँ तक। तो हमको पूरी उम्मीद है कि आपको ये फिर से बात समझ में आ गई होगी। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से हम पढ़ते चले जा रहे हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अहम बात थी, केवल लोथल स्थान को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें जितने भी 7 जो प्लेस पाए गए, 7 प्लेस अभी हम आगे नाम लिखा रहे हैं कि जो 7 प्लेस थे मेसोपोटामिया इसके सिंधु घाटी सभ्यता के, ये 7 प्लेसों में सबके जो दरवाजे थे वो दरवाजे खुलते थे पिछवाड़े में, मतलब रोड के सामने ना खुल के पीछे साइड में खुलते थे। तो रोड पे जो दरवाजे थे सिंधु घाटी सभ्यता में, इसको यहाँ पे ये तो नोट में लिख लो पॉइंट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का पॉइंट 1 2 3 4 5 और ये हो गया छठा पॉइंट कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे थे, इस सभ्यता में घरों के दरवाजे व खिड़कियां ये कहाँ खुल रही थी? ये दरवाजे रोड के पिछवाड़े में खुल रही थी। पिछवाड़े में, लूसेंट में सेम यही शब्द यूज़ किया गया है। पिछवाड़े अर्थात पीछे, मतलब घर के पीछे, सिवाय लोथल के। अच्छा, ये लोथल भाई कहाँ से आ गए? इसमें जो है रोड पर ही दरवाजे खुलते थे, दरवाजे व खिड़कियाँ खुलती थी। ये एडवांस ज़्यादा थे तभी के हिसाब से। और ये जो लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल लोथल भी है। अगर हम जानने और समझने की कोशिश करें तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो जो इंडिया में, जो भारत देश में कैसे पाई गई, चारों दिशाओं में कैसे पाई गई, ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पाई गई, उसको एक ग्राफ के मेथड में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एसडीएम अब्दुल्ला ट्रिक से। एसडीएम अब्दुल्ला ट्रिक से अब्दुल्ला नहीं, आलमगीर, आलम है, आलम याद कर लो, इसमें क्या अभी तो बहुत ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसको मिटा दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सभी लोग जानते ही हो। एस फॉर एस डी एम और आलमगीर, ठीक। तो किसी कोई एसडीएम साहब हैं जिनका नाम आलम है, एसडीएम आलम। ये पूरब दिशा में, ये उत्तर दिशा में, ये दक्षिण और ये पश्चिम दिशा में। तो अब ट्रिक शायद आसान हो गई। एम से क्या आपका बनेगा? एम से मांदा शहर जो जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, और ये चिनाब नदी मांदा शहर,
ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता मांदा शहर में चिनाब नदी के किनारे पर, चिनाब नदी, नदियों पे ही, नदियों के साइड में ही लोग अपना घर बनाते थे। अगर आलमगीर की हम बात करें तो आलमगीर जो है हिंडन नदी, और हिंडन नदी बताओ भाई कहाँ है, कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में तभी टाइप करिए। तो हिंडन नदी आपकी जो है वो कहाँ है, मेरठ में। अगर हम डी से दैमाबाद हो जाएगा, दैमाबाद जो है आपका, दैमाबाद कहाँ है, प्रवरा नदी, और जो कि प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, ये जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो डी से दैमाबाद, और ये जो है प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे, और प्रवरा नदी सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की सहायक नदी है। अगर हम आगे सूतकांगेडोर जो है ये जो है शहर, जो सूतकांगेडोर, ये हमारा पाकिस्तान साइड अर्थात बलूचिस्तान के अफगानिस्तान एरिया में पड़ता है। बलूचिस्तान के अफगानिस्तान एरिया में। और नदी कौन सी है, नदी है दास्क नदी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चार्ट भी एसडीएम आलमगीर, ये ट्रिक है, ये ट्रिक से आप याद कर लीजिए कि एसडीएम और आलमगीर, एसडीएम को जो लिखने का सीक्वेंस हो गड़बड़ मत करना, एसडीएम आलमगीर, और तो आपको याद ही हो जाएगा। आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बाद 6 शहर हालांकि उसमें दिए हैं, और 7 शहरों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के 7 शहर कौन से हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के 7 शहर। टाइम क्या हुआ है, ये तो टाइम देखें कितना लंबा लेक्चर हो गया, लंबा हो जाएगा, जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता के 7 प्रमुख शहर, मोहन हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल के बाद चन्हूदड़ो, 1 2 3 4, और चन्हूदड़ो के बाद 1 2 3, चन्हूदड़ो के बाद 3 शहर कौन कौन से हैं, वनमाली, कालीबंगन। वनमाली और कालीबंगन, कालीबंगन का अर्थात काली चूड़ियाँ, और काली चूड़ी से डरिएगा मत। तो काली चूड़ियाँ, कालीबंगन से काली चूड़ियाँ, तो 3 ही 4 ही तो हुए, ठीक 6। अच्छा, एक धौलावीरा जो है होगा भी। अब आगे देखेंगे धौलावीरा के बाद वनमाली, जहाँ से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले थे, हम पढ़े भी हैं पीछे। किस काल में मिले थे, प्रागैतिहासिक काल में मिले थे वनमाली। और ये आपका बचा क्या, ठीक, वनमाली, और वनमाली के बाद कालीबंगन। और कालीबंगन शब्द का मतलब होता है काली चूड़ी। सोच रहे हैं कि एक दिन लंबा सेशन ले लें, अच्छा खासा यूनिट कवर हो जाए, लेकिन खैर कोई नहीं। आप लोग प्लीज़ शेयर करो चैनल को, और जो लोग जो लोग मतलब क्लास देख रहे हो और इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब। देखो इतनी भी लास्ट में एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ये सेशन आपको मैं 11 साढ़े 11 बजे मैं ले रहा हूँ, रेगुलर यही टाइम होता है, और टाइम मेरे पास बचता नहीं है, तो इसी टाइम में क्लास लेनी रहती है।
तो अगर कोई गलती रहा करे तो उसके लिए क्षमा करिए, और मैं इसी तरह पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर थैंक यू।